स्टडी टेक में आपका स्वागत है। सही ज्ञान और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी मिल जाए तो आम इंसान भी सुपर हीरो बन सकता है। भविष्य उनका है जो आज नए दौर की टेक्निक को सीखने से घबराते नहीं हैं। एकदम सही बात है। और आज का हमारा जो विषय है वो तो बिल्कुल इस पर खरा उतरता है। हाँ, और इस कोट को अगर मैं थोड़ा एक मजेदार तरीके से समझाऊं तो लोग अक्सर सोचते हैं कि एआई आकर हमारी नौकरी खा जाएगा या फिर टर्मिनेटर जैसा कोई रोबोट आएगा और पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। वही हॉलीवुड वाली कहानियां। वही तो। लेकिन असलियत में ना, ये एक ऐसी स्मार्ट थाली की तरह है जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ स्वादिष्ट पकवान है। बस उस खाने को खाना आना चाहिए। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। ये स्मार्ट थाली वाली बात मुझे काफी पसंद आई। शुक्रिया। तो आज के इस गहराई वाले विश्लेषण में हम सीधे उन सोर्सेज को डिकोड करेंगे जो 19 फरवरी 2026 को न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हुए एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से आए हैं। इसमें काफी बड़े नाम शामिल थे। बिल्कुल। हमारे पास पीएम मोदी की स्पीच है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के विचार है, यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान है और उसके साथ ही गूगल, एंथ्रोपिक और टाटा के सीईओज की बातें भी हैं। देखिए, इस पूरे विश्लेषण का मकसद सिर्फ टेक जार्गन या भारी शब्दों को समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि ये नया इंटेलिजेंस एज है जो शुरू हो चुका है, वो आम जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, भारत का 5 लेयर एआई स्टैक, जिसे हम सस्ती और असरदार टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। हाँ, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसका काफी लंबा फ्रेमवर्क दिया था, जिसको मैं थोड़ा मजाक में एक 5 लेयर बर्गर से कंपेयर करना चाहूंगी, जिसमें हर लेयर का अपना एक अलग मजा है। अगर एक भी लेयर इधर-उधर हुई तो मजा खराब। ये बर्गर वाली एनालॉजी अच्छी है। तो अगर मैं इस 5 लेयर बर्गर को डीकोड करूं तो सबसे ऊपर आती है एप्लीकेशन लेयर। बाकी दुनिया एआई को सिर्फ चैटबॉट समझ रही है, लेकिन यहां फोकस इस बात पर है कि इसका असर डायरेक्ट आम लोगों पर कैसे पड़ेगा, जैसे हेल्थ केयर या एग्रीकल्चर में। एग्जैक्टली, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन। क्योंकि असली आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहीं से आएगा। उसके ठीक नीचे आती है मॉडल लेयर, और यहां भारत ने काफी अलग रास्ता चुना है। अलग रास्ता किस तरह से? बड़ी टेक कंपनीज तो बहुत महंगे मॉडल्स बना रही है ना। वही फर्क है। बड़ी कंपनीज के महंगे मॉडल्स के बजाय भारत छोटे और सॉवरेन यानी स्वदेशी मॉडल्स पर फोकस कर रहा है। डेटा ये बताता है कि लगभग 90% काम इन छोटे मॉडल्स से हो सकता है। ओह अच्छा, 90%। हाँ, और सबसे खास बात यह है कि ये मल्टी मॉडल और मल्टीलिंगुअल हैं, यानी अलग अलग भाषाओं में काम करते हैं। तो मतलब सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। ये तो काफी बढ़िया है। लेकिन तीसरी लेयर के बिना ये मॉडल्स चलेंगे कैसे? मेरा मतलब कंप्यूट लेयर से है। जीपीयूज की तो ऐसी कमी है मार्केट में कि मिलना मुश्किल हो गया है। सही कहा। कंप्यूट पावर को सस्ता और आम बनाने के लिए ही 38,000 जीपीयूज का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और जल्दी इसमें 20,000 जीपीयूज और जोड़े जाएंगे। वाह, मतलब जीपीयूज अब स्टार्टअप्स के लिए सस्ते राशन की तरह मिल रहे हैं देश में। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसे कंप्यूट पावर डेमोक्रेटाइज हो जाएगी। इसके बाद चौथी लेयर है इंफ्रा लेयर, जिसका मतलब है कि दुनिया भर का डेटा अब इंडिया में आकर प्रोसेस होगा। नए विशाल डेटा सेंटर्स बनेंगे, और इन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए बिजली भी तो बहुत चाहिए होगी। वही हमारी 5वीं लेयर है, एनर्जी लेयर। एआई को बहुत ज्यादा बिजली चाहिए। इसके लिए भारत अपनी 50% से ज्यादा क्लीन एनर्जी और रिसेंटली रिफॉर्म किए गए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। ये पूरा स्टैक वाकई एक सोचे समझे ढांचे की तरह लग रहा है। तो चलिए अब इस समिट के दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, टेक जायंट्स की कहानियां। हाँ, वहाँ गूगल, एंथ्रोपिक और टाटा के सीईओज ने काफी दिलचस्प बातें की हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की कहानी तो मुझे बड़ी रिलेटेबल लगी। उन्होंने चेन्नई से खड़गपुर तक कोरोमंडल एक्सप्रेस में अपने बचपन के सफर को याद किया। और अब उसी रास्ते पर विशाखापट्टनम एक गीगावाट स्केल एआई हब बन गया है। बिल्कुल। और उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात भी बताई कि कैसे उन्होंने अपने 83 साल के पिताजी को सैन फ्रांसिस्को में ड्राइवरलेस कार वेमो में घुमाया। पर उनके पिताजी ने मजाक में कह दिया कि इंडिया की सड़कों पर चलाकर दिखाओ तो मानूं। ये सुनने में थोड़ा फनी जरूर है, पर इसके पीछे गहरा पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी को लोकल कंडीशंस के हिसाब से बनाना
कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। वैसे उन्होंने अपने सीरियस कॉन्ट्रीब्यूशंस पर भी काफ़ी रोशनी डाली। जैसे अल्फाफोल्ड का जिक्र। हाँ, अल्फाफोल्ड जिसने पिछले 50 साल पुरानी प्रोटीन स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसके लिए तो उन्हें हाल ही में नोबेल प्राइज़ भी मिला। आज इसका इस्तेमाल एल साल्वाडोर से लेकर घाना तक मलेरिया वैक्सीन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी समस्याओं के लिए हो रहा है। और उन्होंने सिंथ आईडी के बारे में भी बताया था ना। सही याद दिलाया। सिंथ आईडी एक इनविजिबल वाटरमार्क जैसा है। आजकल डीप फेक्स और फेक कंटेंट का बड़ा डर रहता है। सिंथ आईडी से वेरीफाई किया जा सकता है कि कोई कंटेंट एआई ने बनाया है या असली है। ये तो सच में जरूरत की चीज है। अच्छा, अब एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडी की बात करते हैं। उनका एक कोट मुझे बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने कहा, अ कंट्री ऑफ जीनियसेस इन अ डेटा सेंटर। एक डेटा सेंटर में हजारों जीनियस। सुनने में अजीब लगता है, बट टेक्निकल रूप से बिल्कुल सही है। यानी हजारों आइंस्टाइन एक साथ बैठे हैं जो इंसान से तेजी से सोच सकते हैं। बिल्कुल वही मतलब है इसका। डेरियो ने बताया कि एआई की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है और इस तेजी का फायदा उठाने के लिए एंथ्रोपिक ने बेंगलुरु में अपना नया ऑफिस भी खोल लिया है। वो प्रथम और एक्सटेप फाउंडेशन जैसी एनजीओज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये काफी अच्छा कदम है जमीनी स्तर पर। लेकिन ग्राउंड रियलिटी की सबसे हैरान करने वाली बात तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बताई। मैं पढ़कर खुद हैरान रह गई थी। हाँ, वो 1500 महिलाओं वाला एग्जाम्पल। हाँ, भारत मंडपम में ही 1500 गांवों की ऐसी महिलाओं ने, जिन्हें कंप्यूटिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, सिर्फ 4 घंटे में एआई टूल सीख लिए। और सिर्फ सीखे ही नहीं, बल्कि प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग कैंपेन भी बना दिए। 4 घंटे में। ये दिखाता है कि टेक लिटरेसी की दीवार अब टूट रही है। और इसी के साथ टाटा ने भी कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। हाँ, टाटा अब ओपन एआई के साथ मिलकर एक बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है। शुरू में ये 100 मेगावाट का होगा, जो आगे चलकर 1 गीगावाट तक जाएगा। 1 गीगावाट बहुत बड़ा नंबर होता है। बिल्कुल। और उस हार्डवेयर को चलाने के लिए टाटा अब AMD के साथ मिलकर स्वदेशी चिप्स भी बना रहा है। ये टेक रेस सच में काफी तेज हो गई है। तो यही हमारा तीसरा पड़ाव आता है, ग्लोबल साउथ और जियोपॉलिटिक्स। क्योंकि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एआई का भविष्य सिर्फ कुछ बिलियनर्स के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। यूएन की ये चिंता बिल्कुल जायज है। अगर एआई पर सिर्फ कुछ प्राइवेट कंपनियों का कब्जा रहा तो विकासशील देश हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। इसलिए यूएन ने 40 एक्सपर्ट्स का एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया है। और उसके साथ एक ग्लोबल फंड फॉर एआई भी तो बनाया है ना, $3 बिलियन का। हाँ, ताकि छोटे देशों को भी आगे आने का मौका मिले। वैसे एक बात सोचने वाली है, सब कुछ बिलियनर्स करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? मतलब ये पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। सही पॉइंट उठाया आपने। और यही पावर बैलेंस की बात फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी अपनी स्पीच में की। हाँ, उन्होंने इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई की काफी तारीफ की, खासकर यूपीआई की। आज यूपीआई पर हर महीने लगभग 20 बिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं। उन्होंने तो एक मुंबई के स्ट्रीट वेंडर का उदाहरण भी दिया, जो बिना किसी अकाउंट झंझट के तुरंत डिजिटल पेमेंट रिसीव कर लेता है। उन्होंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में अब अलग-अलग रास्ते बन रहे हैं। अलग रास्ते जैसे अमेरिका का अप्रोच और हमारा अप्रोच। एग्जैक्टली। अमेरिका स्टारगेट जैसा बड़ा और महंगा सेंट्रलाइज्ड सुपर कंप्यूटर बना रहा है, जबकि यूरोप, जिसमें फ्रांस का मिस्ट्रल एआई एक बड़ा नाम है, और इंडिया एक दूसरे के साथ मिलकर सॉवरेन और ओपन एआई बना रहे हैं, जो सबके लिए स्वतंत्र हो। तो फ्रांस और इंडिया मिलकर इस नए ढांचे को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैक्रोन ने एनर्जी पर भी कुछ कहा था ना? हाँ, उन्होंने बताया कि फ्रांस के पास 90 टेरावाट आवर लो कार्बन एनर्जी है और क्वांटम कंप्यूटिंग में उनका पास्कल इनिशिएटिव काफी आगे है। लेकिन उनकी स्पीच में एक और सबसे बड़ी घोषणा थी, जो बच्चों से जुड़ी थी। हाँ, वो सोशल मीडिया बैन वाली बात। फ्रांस, ग्रीस, स्पेन और इंडिया मिलकर विचार कर रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाए, ताकि बच्चों को इन एल्गोरिथम्स और एआई कंटेंट के बुरे असर से सेफ रखा जा सके। ये एक बहुत ही बड़ा और हिम्मत वाला कदम है। अब चलिए हमारे चौथे और आखिरी पड़ाव पर आते हैं, पीएम मोदी का मानव विजन और एआई कमिटमेंट्स। उस दिन समिट में एक लाइव डेमो हुआ था जो मुझे बहुत प्रभावित कर गया। आप उस साइन लैंग्वेज वाले अनुवाद की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। पीएम मोदी की स्पीच का लाइव एआई द्वारा सांकेतिक भाषा में अनुवाद किया जा रहा था। ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी जब सच में इंक्लूसिव होती है तो वो हर किसी को साथ लेकर चलती है। सही कहा। और इस इंक्लूसिविटी को एक बड़ा रूप देने के लिए ही पीएम मोदी ने अपना नया मानव एक्रोनिम दिया। ये एआई को इंसानियत के अनुकूल बनाने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। मानव, MANAV,
चलिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। इसमें एम का क्या मतलब हुआ? एम का मतलब है मॉरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई का विकास सिर्फ पैसे के लिए ना हो, उसमें नैतिकता भी शामिल हो। ठीक है, उसके बाद ए? और से है अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी जो लोग इस टेक को बना रहे हैं उनकी एक जवाबदेही होनी चाहिए, एक प्रशासन होना चाहिए। और एन से? नेशनल सॉवरेनिटी, डेटा सबके लिए हो, किसी एक की मोनोपोली या दबदबा ना हो इस पर। और आखिर में बचे ए और वी, जिसका मतलब है एक्सेसिबल, वैलिड और वेरीफाएबल, यानी एआई सबकी पहुंच में हो और उसके नतीजों को कानूनी रूप से वेरीफाई किया जा सके, ताकि फेक न्यूज़ या गलत जानकारी ना फैले। ये फ्रेमवर्क तो सच में बहुत ठोस लग रहा है, लेकिन इन बातों को जमीन पर उतारने के लिए कुछ हुआ भी या नहीं? बिल्कुल हुआ। वहीं पर न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स की घोषणा की गई, जिसमें दुनिया भर के टेक जायंट्स और भारत के अपने इनोवेटर्स जैसे सर्वम, भारत जेन, गानी और सॉकेट ने मिलकर एक साथ आने का संकल्प लिया। अच्छा, इन्होंने किस बात का संकल्प लिया? तो इन सब ने तय किया कि वो एआई को अलग-अलग भाषाओं यानी मल्टीलिंगुअल तरीके से टेस्ट करेंगे, और जॉब मार्केट पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इसका डेटा पब्लिक और पॉलिसी मेकर्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि सबके पास क्लियर पिक्चर हो। तो इस डीप ड्राइव के आखिर में आकर हम अगर इन सारे पॉइंट्स को जोड़ें तो सबसे बड़ा टेक अवे यही निकलता है कि एआई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे डरना चाहिए। जैसे गांव की 1500 महिलाओं ने 4 घंटे में से सीख लिया, वैसे ही आम लोगों को इसको अपना कोवर्कर बनाना होगा। इंसान और ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स आने वाले वक्त में एक साथ मिलकर नए आविष्कार करेंगे। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। बस आखिर में मैं श्रोताओं के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा, जो इन सोर्सेस की चर्चा को एक कदम और आगे ले जाता है। हाँ जरूर, बताइए। सोचिए, जब कंट्री ऑफ जीनियसेस यानी हजारों एआई एजेंट्स एक डेटा सेंटर में बैठकर दुनिया की सबसे मुश्किल साइंटिफिक प्रॉब्लम्स जैसे बीमारियों का इलाज कुछ ही देर में सॉल्व कर लेंगे, तब क्या इंसानियत की असली पहचान हमारे दिमाग या लॉजिक में बचेगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, या फिर हमारी असली पहचान हमारी एम्पैथी, हमारी कला यानी आर्ट, और एक दूसरे को समझने की क्षमता जिसे हम कंपैशन कहते हैं, सिर्फ उसमें रह जाएगी? यही वो चीजें हैं जो हमें मशीनों से अलग बनाती हैं। वाकई ये एक ऐसा विचार है जो सच में दिमाग में काफी देर तक घूमता रहेगा। तो चलिए इसी दिलचस्प चर्चा के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यही समाप्त करते हैं। आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर हमारे साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अलविदा। अलविदा।